डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। इसके पहले मैं बता दूं, आप लोगों को मैंने वाटर के बारे में बताया था। वाटर के बाद हाइड्रोलिक सर्किल बताया था, जिसको हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में मैं बताया था। उसके बाद वाटर स्कार्सिटी के बारे में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर स्कार्सिटी और काजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, देखिए वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे नेचर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें वाटर को सही से यूज करना पड़ेगा। अगर हमने वाटर का मिस यूज किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग वाटर की एक बूंद के लिए, एक ड्रॉप्स के लिए हम लोग इतने परेशान होंगे कि जितना कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। और इसी को, वाटर को बचाने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है कि वाटर को कैसे यूज किया जाए कि हम उसका यूज भी कर लें और वाटर हमारा सुरक्षित भी रहे, हम वाटर को मतलब लंबे समय तक यूज कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाटर रिसोर्स को मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आर्कोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग sophisticated hydraulic structure like dams built of stone, rubble, reservoirs or lakes, embankments एंड कैनल्स फॉर इरीगेशन। देखिए, ये जो हमारा वाटर रिसोर्स का है वह आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स से ये पता चलता है कि आज जो मॉडर्न में हम वाटर को मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले समय में लोग वाटर को मैनेज नहीं करते थे। ये हमें पता चलता है कि हम प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम्स में भी हम वाटर को मैनेजमेंट्स करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग वाटर को मैनेजमेंट्स करते थे, लेकिन शायद आज का जो मैनेज करने का तरीका और पहले का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी हम लोग आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्राचीन समय में वाटर को मैनेजमेंट नहीं किया जाता था। देखिए, पहले के समय में वाटर को मैनेजमेंट किसकी तरह किया जाता था? लाइक डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वर्स, लेक्स, एम्बैंकमेंट्स और कैनाल्स के द्वारा। ये जो माध्यम थे, डैम बना करके, रिजर्वर बना करके, लेक्स में, एम्बैंकमेंट में, कैनाल्स, नहरों के द्वारा हम पानी को क्या करते थे? सेव करते थे, उसको बचाते थे, मैनेजमेंट करते थे पानी को। अब देखिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया में, चलिए देख लेते हैं कि एंशिएंट इंडिया में कैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, आज का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पानी को कैसे हाइड्रोल किया जा रहा है, रिजर्व किया जा रहा है, लेकिन प्राचीन समय में देख लेते हैं, एंशिएंट टाइमिंग में। इन 3rd century ड्यूरिंग द मौर्यन डायनेस्टी, डैम्स, लेक्स एंड इरीगेशन सिस्टम वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट। देखिए, अब 3rd सेंचुरी की बात है, 3री शताब्दी की बात है, जब मौर्यन डायनेस्टी अर्थात जिसको मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उस समय भी वाटर को रिजर्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के डैम्स बनाए गए थे, विभिन्न प्रकार के लेक्स बनाए गए थे और विभिन्न प्रकार के इरिगेशन के जो सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम के लिए मतलब जो भी उपयोगी हो सकता है, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था भी प्राचीन समय में किया गया था। इन द 1st century BC, Sringavera near Allahabad had sophisticated water harvesting system चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। देखिए, गंगा रिवर के बाढ़ पानी को रोकने के लिए, अर्थात गंगा में बाढ़ जो बार बार आता है उसको रोकने के लिए इलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का क्या किया गया था? प्लानिंग किया गया था चैनल के माध्यम से कि गंगा रिवर में बाढ़ न आए। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको बनाया गया था 1st century में। इन द 11th century भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। देखिए, 11th century की बात है, 11वीं शताब्दी की बात है कि भोपाल में एक कृत्रिम आर्टिफिशियल लेक्स बनाया गया था। किसके लिए? मैनेजमेंट ऑफ द वाटर के लिए, मतलब पानी को मैनेज करने के लिए। एक 11वीं शताब्दी में भोपाल के में एक लेक बनाया गया था जो आर्टिफिशियल लेक था। ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों की जा रही हैं? पानी को मैनेजमेंट करने के लिए, पानी को हम अधिक समय तक यूज कर सकें, इसके लिए। इन द 14th century द टैंक इन हजाक्स दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। देखिए, इल्तुतमिश आप जानते हैं कि यह एक मतलब क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत में एक शासक था इल्तुतमिश। तो इसने भी एक टैंक बनाया था हजाक्स में, जो दिल्ली में पड़ता है।
और वह किसके लिए, जो सिरी फोर्ट एरिया जो था दिल्ली का, वहाँ तक पानी का सप्लाई कराने के लिए इसने हौजॉक्स बनवाया था। हौजॉक्स टैंक्स बोलते हैं इसको, दिल्ली में बनवाया था। कौन, इल्तुतमिश से। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो टैंक है हौजॉक्स का वो किसने बनवाया है, तो इल्तुतमिश ने। और इसकी पानी और किसके लिए बनवाया था, तो जो सिरी फोर्ट एरिया, मतलब सिरी फोर्ट मतलब होता है किला, तो जो किला है उसके लिए, मतलब पानी का सप्लाई कराने के लिए वहाँ पे बनवाया था। कौन, इल्तुतमिश। इरिगेशन वर्क फाउंड इन कलिंगा उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका एंड कडानपुर महाराष्ट्र। देखिए ये जो भी दे रहा है, कलिंगा उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका और कडानपुर महाराष्ट्र, इसका भी विकास किया गया था इरिगेशन के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए। और इरिगेशन के विकास को कैसे किया, पानी को मैनेजमेंट करेंगे तभी ना। तो मान लीजिए नहर में पानी निकल जाता है बह करके, वो समुद्र में चला जाता है, अगर उसको हम लोग उचित तरीके से डैम बना दें उस नहर पे, या उस मतलब जो भी रिवर्स है उस पर, तो हम आराम से उससे क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। देखिए ये तो था प्राचीन समय में, जो भी प्राचीन समय में ये सारे तरीके अपनाया गया था, जिसमें आपको नहर बना करके, छोटे छोटे डैम्स बना करके, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना करके, टैंक्स बना करके पानी को कंजर्व किया जाता था, पानी को सेव किया जाता था, मैनेज किया जाता था। लेकिन आधुनिक भारत में देखा जाए, मॉडर्न इंडिया में, तो हम मैनेजमेंट का सिस्टम जो है कुछ कुछ तो मिलता है एंशिएंट टेस्ट, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। जिसमें सबसे पहला आपका है वह है मल्टीपर्पज़, जिसमें से सबसे पहला क्या है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय। देखिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं इसको बोलते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं के पीछे कहने के पीछे इसके कारण है क्योंकि बहुत सारे उद्देश्यों की ये पूर्ति करता है। अर्थात इसका जब निर्माण होता है ना, तो बहुत सारे उद्देश्यों को क्या करता है, पूर्ति करता है। एक तो इसका निर्माण एक काम के लिए एक होता है, इसका निर्माण एक होता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य होता है ना, इससे बहुत सारे उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसे क्यों कितने कार्य इस मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट से होता है। तो आप इतना जानते रहिए कि इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। और यह रिवर्स की घाटियों में बनाया जाता है, मुख्य रूप से रिवर्स की घाटी में। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस एम्स टू डेवलप प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स बाय स्टोरिंग वाटर फॉर मेनी पर्पजेज। देखिए जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स जो था, इसको कब लॉन्च किया गया। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रिवर्स कब स्टार्टिंग हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद, मतलब हमारा जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद हम मल्टीपर्पज़ रिवर के बारे में सोचे और उसको लॉन्च किए। डेवलप प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स बाय स्टोरिंग वाटर फॉर मेनी पर्पज। और इसका लॉन्च इसको क्यों किया गया, तो हम पानी को मैनेजमेंट कर सकें, हम पानी के विकास को, मतलब पानी जो हमारे पास है उसको हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकें, इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के मेनी पर्पज प्रोजेक्ट्स को क्या किए, का निर्माण किए, लॉन्च किए। एज दे इनिशिएट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। देखिए इससे जो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स बनाया गया, इससे बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। ग्रामीण एरिया में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए, ग्रामीण एरिया में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको प्रॉफिट हुआ। और अर्बन एरिया में देखा जाए तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब उद्योगों के लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हुआ। क्या, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। ग्रामीण एरिया में उसका यूज़ लोग किसके लिए किए, खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए इसका यूज़ किए, इसका मेन उद्देश्य पूरा किए लोग, गांव के लोग। और शहरों के लोग इसका कैसे फ़ायदा उठाए, तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा, मतलब उद्योगों के द्वारा इसको सबसे ज़्यादा यूज किया गया। क्योंकि आप जानते हैं ना उद्योगों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए श्री जवाहरलाल नेहरू
श्री जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम्ड मल्टीपर्पज़ रिवर एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को हमारे जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था कि द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसको एक मतलब भारत, द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है कि किसने मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से कहा था, किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अब एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। इसके क्या प्रॉफिट हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाता है तो फ़ायदे के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए नहीं किया जाता है। तो इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, तो इसको बोलते हैं एडवांटेजेज। ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स विच सर्व अ नंबर ऑफ पर्पज सिमुलेटेनियसली आर नोन एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर मेनी यूजेज। देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का जो यूज है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इसको मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति इससे होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मल्टीपर्पज़। मतलब विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करता है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। अभी वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। पहला है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं क्या, विद्युत, इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हम लोग आराम से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2005-6 सच प्रोजेक्ट्स आर जनरेटिंग 30,000 मेगा ऑफ पावर। देखिए, इससे 2005-6 का डाटा बहुत पुराना है, तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग इससे कितना 30,000 मेगावाट पावर को क्या कर दिए हैं, जनरेट कर चुके हैं। अगर यही डाटा 2010 का देखा जाए तो 37,000 मेगावाट हम लोग पानी से क्या कर सके हैं, बिजली बना चुके हैं। लेकिन अभी 2019-20 में देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर हो गया है इसका डाटा। ठीक है, इंडिया जनरेट्स 22% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स थ्रू दिस। अब देख लीजिए, इंडिया जितना यूज करता है एनर्जी, उसका 22% जो है वह इसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से, जो डैम बना करके हम पानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसका पूरा करता है 22% वहीं से। तो हम इस कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ का सबसे पहला जो उद्देश्य पूरा होता है वो क्या, हम उससे बिजली बना सकते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा है सॉइल कंजर्वेशन। हम इससे सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मतलब जो इरोजन से हम इसको बचा सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट्स कंजर्व सॉइल बाय स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। देखिए, क्या होता है कि रिवर में जब बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है, बहुत ज़्यादा रिवर का फ्लो बढ़ जाता है, तो वो आसपास के एरिया को क्या करता है, इरोज करता है, उसको काटता है, अपरदित करता है। लेकिन अगर हम डैम्स बना दें, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बना दें, तो हम वहाँ रिवर के पानी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तीसरा फ्लड कंट्रोल। वही सेम टू सेम बात है कि दिस प्रोजेक्ट्स कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग एक्सेस वाटर इन देयर रिजर्वर्स। देखिए कि अगर हमारे पास कोई डैम्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, जितनी पानी नदी में फ़्लो होगा, बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास डैम्स है तो हम पानी के फ़्लो को क्या कर सकते हैं, पहला तो कम कर सकते हैं। और अगर उस नदी का पानी एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डैम में पानी को क्या कर सकते हैं, मोड़ देंगे, जिससे इसका नदी का पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, जिससे बाढ़ नहीं आएगा। तो हम लोग इसे फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं। इरिगेशन। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द स्टोर वाटर कैन बी यूज्ड टू इरिगेट द फील्ड्स। और यहाँ पे जो हम पानी यूज कंट्रोल किए हुए हैं, रोके हुए हैं, उसको हम लोग ड्राई सीजन में क्या कर सकते हैं, यहाँ से नहर निकाल करके, नाला निकाल करके, या किसी भी माध्यम से इसके आसपास के एरिया को हम क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं। तो हम इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से इरिगेशन वर्क भी आसानी से कर लेते हैं। अफॉरेस्टेशन में अधिक से अधिक पेड़। देखिए, एक होता है डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि अधिक से अधिक पेड़ों को काटा जाता है, और अफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि पेड़ों को बचाया जाता है। ठीक है,
trees are systematically planted around reservoirs, thus helping in the preserving the natural ecosystem as well as wildlife। देखिए क्या होता है कि जहाँ भी डैम बनाया जाता है ना, डैम बनाया जाता है तो इसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इसकी जो जड़, प्लांट्स की जो जड़ें होगी ना, उस मिट्टी को बांधे रहेगी। अगर हम यहाँ पे प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो इसका धीरे धीरे इरोजन होगा, और इरोजन होने के बाद एक समय के बाद बाढ़ टूट जाएगा। लेकिन अगर इसको हम प्लांट्स से भर दें, पूरी तरह से प्लांट्स लगा दें, तो मिट्टी को जकड़ लेता है, और मिट्टी को जकड़ लेने से इरोजन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए अफॉरेस्टेशन, इसके कारण अफॉरेस्टेशन भी हो जाता है। फिशरीज, मछली पालन, दिस प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड कंडीशन फॉर ब्रीदिंग ऑफ फिश। देखिए इसे हम लोग मछली भी पाल सकते हैं, मछली की प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। वाटर नेविगेशन, वाटर नेविगेशन मतलब जो हमारे नदी होते हैं या नाले होते हैं उसमें हम आराम से क्या कर सकते हैं, नेविगेशन का कार्य कर सकते हैं। नेविगेशन मतलब नाव संचालन। दिस प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर इनलैंड वाटर नेविगेशन थ्रू द मेन रिवर एज वेल एज एसोसिएटेड कैनल्स। हम आराम से नदियों में और नहरों में हम आराम से नेविगेशन का वर्क कर सकते हैं। टूरिज़्म, सबसे लास्ट है टूरिज़्म। द रिजर्वर्स आल्सो एक्ट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन वेयर बोटिंग एटसेट्रा कैन बी डन बाय पीपल। देखिए इससे टूरिज़्म का भी डेवलपमेंट होता है। मान लीजिए जहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं, उस डैम्स को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, और जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे आराम से बोटिंग हो सकता है, वहाँ से आराम से टूरिज़्म बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो सकता है। तो देखिए आप एक बनाया गया एक डैम, लेकिन उसके यूज कितने हैं, बहुत सारे यूज हैं। हम उसको, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, सॉइल कंजर्व कर सकते हैं, फ्लोड कंट्रोल कर सकते हैं, इरिगेशन कंट्रोल कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन होता है, फिशरीज होता है, वाटर नेविगेशन होता है, टूरिज़्म। तो इसके यूज बहुत है, ये बहुत सारी उद्देश्यों को पूरा करता है। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया मल्टीपर्पज़। इसी के कारण, इसके यूज के कारण, इसकी आवश्यकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पड़ गया। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।